ये क्या कर लेते हैं, बहनों से शादी। पूरी इस बात को समझने के कई सारे आयाम हैं, रिलीजन, रीजन, साइंस, मॉनेटरी, इकोनॉमिक। हम साइंस वाले पर ज्यादा ध्यान देंगे। पूरी दुनिया में कहीं भी कजन से शादी का रिवाज नहीं है, उसको बहन समझते हैं। हिंदू भी नहीं करते, अंग्रेज भी नहीं करते, शायद मेरा ख्याल है यहूदी भी नहीं करते। 3 लोग, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि जीव थे, उन्होंने अपनी फर्स्ट कज़न से शादी करी। चार्ल्स डार्विन जो कि अपने आप को बहुत अच्छा कैथोलिक भी मानते थे, उन्होंने भी अपनी फर्स्ट कज़न से शादी करी। और जो क्वीन विक्टोरिया का ख़ानदान है, उन्होंने भी फर्स्ट कज़न में बहुत ज़्यादा शादियां करी। जस्ट सम एग्जांपल्स, ताकि ये पता चले कि भैया चीज़ें सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और हम उसके एक बहुत ही छोटे आयाम को ही कवर कर पाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अलग अलग देश इस पे अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग रिलीजन इस पे अलग अलग तरीके से सोचते हैं। अगर देशों की बात करें तो यूएसए के अंदर में 24 स्टेट्स के अंदर में फर्स्ट कज़न से शादी जो है इलीगल है। साउथ कोरिया के अंदर में थर्ड कज़न तक शादी जो है वो इलीगल है। ताइवान में भी फर्स्ट कज़न पे बैन है। वियतनाम में 2000 के अंदर में ही ये रूल पारित हुआ कि भाई ब्लड लाइन के अंदर में आप 3rd डिग्री तक जो है वो शादी नहीं कर सकते। फिलीपींस और इसके अगेंस्ट में अगर हम देखेंगे मिडिल ईस्ट वगैरह के अंदर में या पाकिस्तान के अंदर में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न, थर्ड कज़न से शादी करना। और क्योंकि ये पर्टिकुलर आइडिया इतना ज़्यादा टाइम सेंट्रिक है, जगह सेंट्रिक इतना ज़्यादा है कि अगर आप बात करें आज से 600-700 साल पहले, तो आपकी जो आपका गांव जो है वो केवल और केवल कितना बड़ा होगा, 150 घर होते थे ऑन एन एवरेज हमेशा से ही गांव के अंदर में। उसके अंदर में अब ज़्यादातर लोगों के पास में इंटरनेट की सुविधा तो नहीं है। 600-400 साल पहले जो मेन वेल्थ होती थी वो क्या होती थी, या तो एनिमल्स होंगे या तो आपका ज़मीन जायदाद होगी। तो जो ज़मीन है वो आप उखाड़ करके लेकर के नहीं जा सकते, तो कहाँ देंगे, कहाँ देखेंगे, घर के आसपास रिश्ता देखेंगे। घर के आसपास कौन रहता है भैया, आप ही के मामा चाचा वगैरह के लोग जो हैं रहते होंगे। तो पहले के समय में 1650 से लेकर के 1850 के बीच में जो आपका एवरेज शादी थी वो फोर्थ कज़न के साथ हो रही थी। कजन से मैरिज का रिवाज सिर्फ किसमें है, इस्लाम। और ऐसा पक्का है कि इस्लाम ने जहां ये बताया ना कि किन किन औरतों से शादी तुम्हारे लिए हलाल है, तो कजनों को अलग से हाईलाइट किया है। वबनाती अम्मिक वबनाती अम्मातिक वबनाती खालिक वबनाती खालातिक। ए नबी, आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, आपके के लिए चचा की बेटियां भी हलाल, आपके लिए खाला की बेटियां भी, और आपके लिए मामू की बेटियां भी क्या है, अलग से अल्लाह ने 4 औरतों का अलग नाम लिया है। हालांकि ये तो वैसे भी हलाल थी, लेकिन अल्लाह को पता था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कजन को सच्ची मुच्ची की बहन करार देकर उससे निकाह पर क्या लगाएंगे, पाबंदियां। और कुछ मेडिकल रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी, यूं हो जाता है बच्चा बगैर टांग के पैदा होता है तो अंधा काड़ा पैदा होता है। हालांकि मुसलमानों में तो हमेशा से कजनों से ही शादियां होती आ रही हैं। कितने लंगड़े पैदा हो गए, सही है माशाल्लाह, सब फिटफाट घूम रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अगर कुछ लंगड़े हो रहे हैं तो जिनमें कजनों से शादियों का रिवाज नहीं है, माजूरी का रेशो उनमें भी इतना ही है। दोनों के अंदर में रेशियो सेम नहीं है। कज़न मैरिजेस के अंदर में डिजीज़ या कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ का रेशियो और नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर में कंजेनाइटल या डिजीज़ चीज़ों का रेशियो सेम नहीं है। इसके ऊपर डिस्कशन के लिए हमें थोड़ी देर के लिए अपने मोरालिटी के कंपास को ज़रा उठा करके दिमाग से निकाल करके साइड में रखना पड़ेगा, तब डिस्कशन हो पाएगा। बॉटम लाइन, क्या फर्स्ट कज़न सेकंड कज़न के अब दरमियान अगर शादियां होती हैं तो क्या उनसे होने वाले बच्चों के अंदर में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, पैदाइशी जो खामियां हैं जीन के लेवल पर, क्या उनके होने के एग्जिस्टेंस में आने की संभावना बढ़ेगी? हाँ, 100% बढ़ेगी। और कितने दर से बढ़ेगी? तो जो स्टडी हम देखने वाले हैं वो लैंसेट की है। ये रिसर्च पेपर लैंसेट का है। लैंसेट इस दुनिया के सबसे टॉप डिपेंडेबल रिलायबल जर्नल्स में से आता है। तो इस स्टडी के अंदर में यही देखा गया कि किस तरीके से पाकिस्तान से निकल कर के रहने वाली एक पॉपुलेशन जिसके अंदर में ज़्यादातर कज़न मैरिजेस थी, जब लंदन में जाकर के बसने लगी तो इस पॉपुलेशन के अंदर में जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ थी उनका डिफरेंस नॉर्मल देश की पॉपुलेशन के एवरेज से कितना डिफरेंस जा रहा था। ये स्टडी कोई 10-12 बच्चों पर नहीं की गई है, तकरीबन 11,500 बच्चे इसके अंदर में शामिल थे। और जो अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट निकल कर के आया है कि उसके अंदर में कि कॉन्जेनिटी एक मेजर रिस्क है किसके लिए, कंजाइनाइटल एनोमली के लिए, पैदाइशी डिफेक्ट्स के लिए एक मेजर रिस्क फैक्टर आता है इसके अंदर में, और वो भी दुगने रेट से आता है। कि अगर नेशनल एवरेज, नेशनल रेट आपका 165 या 166 10,000 में है तो उसका ठीक डबल 386 प्रति 10,000 बर्थ पे कज़न मैरिजेस के अंदर में
या कॉन्जेनिटी या ब्लड रिलेशनशिप के अंदर में शादी करने पर जो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं वो नज़र आते हैं। और ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है, मतलब कि ये बात हमारे एनसीईआरटी तक में पहुंच चुकी है। तो क्लास 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी में अगर आप जेनेटिक्स वाले चैप्टर में देखेंगे तो आपको हीमोफीलिया का जिक्र मिलेगा, जो कि इसी तरीके की डिजीज़ है। ये इसी तरीके की माने ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, क्वीन विक्टोरिया का, जिसके अंदर में फैमिली के अंदर में इस डिज़ीज़ को रन होता हुआ देखा गया, क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर में बहुत ज़्यादा कॉन्जेनियस मैरिजेस हो रही थी। क्योंकि राजा महाराजाओं के जो वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप विद इन फैमिली में ही चीज़ों को रखना चाहेंगे, तो उन्होंने शादियां फर्स्ट कज़न सेकंड कज़न में की। लेकिन उसका बुरा परिणाम ये हुआ कि भाई हीमोफीलिया जैसी डिजीज़ जिसका के दर कम हो सकता था अगर वो रैंडम लोगों से शादी कर रहे होते, लेकिन अगर कज़न्स के बीच में ही ये शादियां की जाएंगी तो हीमोफीलिया जैसी रिसेसिव डिजीज़ की संभावनाएं बढ़ती है। अब एक्सप्लेनेशन कुछ उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा सा बायोलॉजी को एटलीस्ट 10वीं के लेवल पे समझते हैं, क्योंकि 10वीं के लेवल पर एक बहुत छोटा सा जिक्र आ जाता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपके शरीर के अंदर में यू आर डिप्लॉयड 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम हैं। एक सेट ऑफ क्रोमोजोम आपका मम्मी से आ रहा है, एक सेट ऑफ क्रोमोजोम आपका पापा से आ रहा है। ये बात आम माशरे को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं एटलीस्ट कोशिश करूंगा कि उन लोगों को तो समझ में आ जाए जिन्होंने इज्जत से 10वीं पास की है, समझ करके। जो कज़न मैरिजेस हैं वो आपका केवल और केवल इंसानों में देखने को नहीं मिलती हैं। ये काम हम ज़बरदस्ती कराते हैं गेहूं के साथ, जानवरों के साथ, कुत्ते के साथ, गायों के साथ। हमें कोर आइडिया ये है, जब मटर का पौधा है तो मटर के पौधे को मेंडल साहब ने उसको खुद ही से रिप्रोडक्शन कराना शुरू कर दिया, सेल्फिंग जिसे कहते हैं। अब इंसानों में सेल्फिंग तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि वो एक ख़ास तरीके के ट्रेट्स को प्योर करना चाहते थे, जैसे कि वो कैपिटल टी है ना। तो इट इज़ अबाउट प्योरिटी। असल में अगर आप अपने बहुत ज़्यादा करीबी व्यक्ति से, जैसे कि मटर के केस में खुद के साथ ही रिप्रोडक्शन कर लिया, जो कि बाकी एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है, तो आप किसके साथ कराएंगे? आप उसके करीबी के साथ ये रिप्रोडक्शन कराने की कोशिश करेंगे। इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, और होमोजाइगोसिटी दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। होमोजाइगोसिटी आपके दोनों के दोनों अलील्स को डोमिनेंट भी रख सकती है, जिससे कि आपके गेहूं के दाने का साइज़ बढ़ जाएगा, और दोनों के दोनों को छोटा भी रख सकती है, जैसे कि स्मॉल टी, जिससे कि आपका जो पौधा है वो बौना हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उन चीज़ों को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, किसके केसेस में, जो जानवर या फिर प्लांट के केसेस में आप उनको उखाड़ के फेंक देते हैं, और इसलिए केवल और केवल उन्हीं चीज़ों को सिलेक्ट करते चले जाते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते चले जाते हैं, जिसके अंदर में आपको क्या मिलेगा? आपको होमोजाइगोसिटी मिलेगी। लेकिन ये होमोजाइगोसिटी दोनों तरफ दो धारी तलवार है। अगर आपको बेहतरीन मोटा दाना दे सकती है तो एक ऐसा दाना भी दे सकती है जो बहुत ही ज़्यादा पतला है, इतना ज़्यादा कि उसके अंदर में दोनों बेकार जीन आ गए हैं। तो यही होता है कि इंसानों के अंदर में जब वो दोनों अलील एक ही तरीके के हैं और दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, तब इस तरीके की जो डिजीज़ हैं, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। और जो डिजीज़्ड कंडीशन है या कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ या कंजेनाइटल, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पोलियो की फॉर्म में ही नज़र आए, वो आपको मेंटल रिटार्डेशन की फॉर्म तक में भी नज़र आ सकता है।